आदाब। आज हम अकाउंटेंसी का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आज हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फंड क्या है? फंड का मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि सामने से मुझे दिया गया है। अब ये जो मुझे यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंड बेस में क्या आता है, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो जितने भी फंड है या जितने भी मुझे स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है या मेरे पास कोई ऐसा फंड है जो कि स्पेशली मैंने किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, सो दैट ऑल कम्स अंडर द फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, अब फंड बेस अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है? देखिए, सपोज अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग नॉर्मली छोटे में हम लोग ऐसी चीज करते थे, हम क्या करते थे, एक पिगी बैंक छोटा सा एक रखते थे, उसमें हम पैसे डालते थे। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप उन पैसों को किसी और चीज में खर्च कर दो, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो पैसा जिसके लिए भी कलेक्ट किया है, हम वो पैसा उसी में खर्च करेंगे। सेम एज फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फंड बेस अकाउंटिंग में भी हमारे पास एक फंड होता है कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि मैच फंड हो गया, प्राइस फंड हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसा फंड जो स्पेसिफिक आपने किसी पर्पस के लिए रख रखा है, दैट इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है लायबिलिटी साइड में, कहाँ पर? बैलेंस शीट में। ठीक है, फटाफट इसके मैंने 3 क्वेश्चन रख रखे हैं, फटाफट इसको करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन रख रखा है स्पोर्ट्स फंड। देखिए, वही बात आ गई, यहाँ पर जो फंड है उसके आगे एक स्पेसिफिक नेम है, मतलब वो फंड हम उसी में खर्च करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि वो उस फंड को सिर्फ स्पोर्ट्स में ही खर्च करेगी, कहीं और खर्च नहीं कर सकती। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? बैलेंस शीट में। जो भी ईयर का होगा वो हम ईयर डाल देंगे, तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में इसको ट्रीट करेंगे। बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड और ये हो जाएगी हमारी एसेट साइड। ठीक है, ये हो गए हमारे एसेट्स और ये हो गई हमारी लायबिलिटी। चलिए, अब यहाँ पर फटाफट देखते हैं फंड स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल दिया है तो अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो मेरे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स फंड है पिछले साल का, कितना? 5 लाख। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने 10% की स्पोर्ट्स फंड में ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एनपीओ हैं, ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये कुछ पैसा कमाने के लिए तो काम करती नहीं है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? लोगों को सर्विस देना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो इनके पास पैसा होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इनके पास एक रेगुलर इनकम आती रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। अच्छा, किस नाम से करी? स्पोर्ट फंड के नाम से ही करी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पोर्ट फंड के नाम से ही है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो स्पोर्ट्स फंड में ही इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? अगर स्पेसिफिक नाम से इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट उसी फंड में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी और एसेट। ऑब्वियस सी बात है एसेट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 5 लाख। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या दे रखा है? अच्छा, यहाँ पर ये जो 10% दिया है इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने पहले भी किया है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के आगे अगर कोई भी परसेंटेज लगी होती है, दैट मीन्स पूरे ईयर में मुझे इस इन्वेस्टमेंट का इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? दैट मीन्स मुझे पूरी साल में 5 लाख का कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 10%, एंड दैट इज नोन एज 50,000। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कितना मिला कितना नहीं मिला। इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिला कितना? 37,500। ठीक, अब आप एक बात बताइए, मुझे यहाँ पर मिलना कितना था?
50,000, बट मिला कितना 37,500। कितना कम मिला यहाँ पर अगर हम बात करें तो 500 यहाँ आ गया, इसके बाद और यहाँ पर आ गया 12,500। 12,000 एक्रूड इनकम में हमारा आ जाएगा। दैट मीन्स ये पैसा 12,500। बैलेंस शीट में भी हम करंट ईयर की सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताया था, तो ऐसा ही सेम हमारा बैलेंस शीट में भी आता है। और एक्रूड इनकम, वैसे भी ये मेरे लिए क्या है, एक्रूड इनकम, मुझे इस साल मिलनी थी बट मिली नहीं, तो यहाँ पर हम एक्रूड इनकम कहाँ पर लिखते हैं, एसेट में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट। ये मेरे लिए क्या है, ये इंटरेस्ट मुझे मिलना था, इसी साल का था बट नहीं मिला, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर मिलेगा, बट हम इसे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इस ईयर से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12,500। मैंने आपको एक और बात बताई थी अभी कि अगर मैंने स्पोर्ट्स फंड में इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे आने वाला इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स फंड में इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला कितना 37,500, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी रिसीव हुई है मुझे 37,500। ठीक है, अच्छा रिसीव हुई है वो तो ठीक है, बट ये एक्रूड कितनी है 12,500, बट है तो इसी ईयर की, है तो इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर ये पैसा आएगा भी तो कहाँ ऐड किया जाएगा, इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो मिल गया वो भी, और जो इन फ्यूचर मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर का है तो वो इसी ईयर का बट मिला नहीं है, कोई बात नहीं। इस साल मुझे 5 लाख पर 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना था जो कि यहाँ पर ऐड होना था, जिसमें से 37,500 तो मुझे मिल गया और 12,500 अभी भी एक्रूड है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड, एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब ये भी मुझे मिलना था, ये भी इसी से रिलेट करता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। चलिए और आगे देखते हैं, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, मुझे डोनेशन मिला बट किसके लिए मिला, स्पोर्ट्स फंड के लिए। अगर खाली यहाँ पर डोनेशन होता तो हम इसे कहाँ पर लिखते हैं, अगर ये खाली डोनेशन होता तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिखते, बिकॉज दिस इज जनरल डोनेशन। क्लियर, चलिए, बट यहाँ पर ये डोनेशन मुझे स्पोर्ट फंड के नाम से मिला है, तो स्पोर्ट फंड में इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना है 1,20,000, ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड। कितना 1,20,000, ये हो गया 5,50,000 और ये हो गया 1,20,000। चलिए, अभी तक यहाँ पर नॉर्मली सारे ऐड वाले ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी टोटल लिखा नहीं है, जब ऐड वाले हमारे खत्म हो जाएंगे तो मैं टोटल करके यहाँ लिख दूंगी। स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा देखिए, हमने स्पोर्ट्स करवाए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां पर अगर मैंने स्पोर्ट्स प्राइज दिए, अवार्ड दिया बच्चों को या जो भी वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको दिया, तो 1 लाख के अवार्ड हमने दिए। ठीक है, अब 1 लाख के अवार्ड दिए तो वो पैसा कहाँ से लिया जाएगा, स्पोर्ट फंड में से लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस। ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, हमने स्पोर्ट्स इवेंट भी कराया, उसमें भी खर्चे हुए, कितने का खर्चा आया 15,000 का, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस। तो मतलब ऑलमोस्ट ऐड वाली चीजें खत्म, तो पहले हम यहाँ पर टोटल लगा देते हैं, ये हो गया 5,50,000 एंड 1,20,000, तो ये हमारा हो गया 5 एंड 6,70,000। ठीक, उसके बाद मुझे लेस क्या क्या करना है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो यहाँ पर हम कर देंगे लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। कितने के अवॉर्डेड दिए हमने, 1 लाख के, तो ऑब्वियस सी बात है जब मेरे पास ये फंड है तो मैं कहीं और से ऑर्गेनाइजेशन से पैसा क्यों लूं, है ना। तो जब हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी फंड है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड खर्चे उसी फंड में से करेगी। क्लियर, चलिए फटाफट देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें हमने इसे लेस कर दिया तो कितना आ गया 5,70,000। ठीक, उसके बाद और क्या लेस करना है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो वो भी हमने लेस कर दिया, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना था 15,000।
50,000। ठीक, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया 0, उसके बाद 5, 6 प्लस 5 एंड 5,55,000 हमारे पास क्या बचा, स्पोर्ट्स फंड बचा फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट अभी हमारी बैलेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक फंड की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट अभी हम नहीं कर रहे। ओके, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बहुत छोटा सा है। तो इसमें हमने ले रखा है मैच फंड। अब देखिए, ये मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये दिया है। अब इसमें क्या है, सपोज हम यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। मैच फंड मेरे पास कितना है 5 लाख। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैच के खर्चे कितने हैं 8 लाख। क्लियर। चलिए, खर्चों वाली बात बाद में करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं हमारे पास है क्या क्या फंड से रिलेटेड, मैच फंड से रिलेटेड। ठीक है, तो मैच फंड के मेरे पास कितने रुपए हैं 5 लाख। डोनेशन मैच के लिए कितना आया 1,20,000। ठीक है, मैच के लिए डोनेशन आया 1,20,000, तो ऑब्वियसली बात है उसी 5 लाख में ऐड होगा। अच्छा, मैच के टिकट हमने सेल किए, उससे हमें इनकम हुई, तो मैच के टिकट सेल किए तो पैसा आया, वो भी मैच फंड में जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, खर्चा हमारा सिर्फ एक ही है 8 लाख, पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में खर्चा माइनस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया अप्रोक्स, हमारा ये हो गया 7,70,000। क्लियर। चलिए, अब 7,70,000 आपके पास ऑल ओवर मैच फंड है, बट आपका खर्चा कितना है 8 लाख। ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताइए, आपके खर्चे हैं ज्यादा, ठीक, और मैं नॉर्मल आपकी बात करूं, आपने अपने पॉकेट मनी से डेली 10 रुपीज या 100 रुपीज आपने सेव करना स्टार्ट किए। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 30,000 रुपीज हो गए, बट आपको जो चीज लेनी थी, ठीक है, आप मार्केट में गए, वो 35,000 की थी। 30,000 तो आपके पास है, आप उसमें से अरेंज कर लोगे, 5,000 कहाँ से लाओगे? ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा से या पेरेंट्स से मांगनी पड़ेगी। सेम एज यहाँ पर क्या है, मेरे पास फंड तो कम है बट खर्चे ज्यादा हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, पहले ऑर्गेनाइजेशन 8 लाख में से 7,70,000 कहाँ से लेगी? फंड में से। अब बाकी का 30,000 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? वैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो स्पेसिफिक फंड है वो कहाँ पर जाते हैं? लायबिलिटी में। ठीक है, बट इस केस में जब हमारे एक्सपेंस ज्यादा है और हमारा जो भी स्पेसिफिक फंड है वो कम रह जाता है, तो यहाँ पर अब मुझे लॉस या खर्चा कितना हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेरा खर्चा हो रहा है 30,000 का, क्योंकि 8 लाख के खर्चे के लिए मेरे पास ऑलरेडी कितना फंड है 7,70,000। तो मुझे और ऑर्गेनाइजेशन से कितने रुपीज मांगने पड़ेंगे 30,000। तो ये 30,000 कहाँ शो होंगे? अगर ऐसी आपकी कोई सिचुएशन आती है, अगर आपका फंड कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर मेरे फंड कम है और मेरे स्पेसिफिक फंड के खर्चे ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो खर्चों को उससे ट्रीट करेंगे। ठीक है, 7,70,000 मेरे यहाँ से आ गए, अब बचे कितने 30,000 अब फर्म कहाँ से देगी? अपना खर्चा करेगी, फर्म के बैंक अकाउंट में से देगी। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में 30,000 के नेम से शो किए जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन मैच, इस तरीके से आप वहां पर लिख देंगे। क्लियर। ठीक है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा किया था, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है, बट इन केस ये कुछ ऐसे आपके केस आ जाते हैं जिसमें इनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। कब होता है? जब यहाँ पर हमारा जो फंड है वो कम हो और यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो जो भी डिफरेंस आएगा उन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। क्लियर। चलिए फटाफट थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में इसने हमसे कहा है कैपिटल फंड हमारे पास दे रखा है 10,80,000, पहले इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इसने हमसे कहा है हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल फंड गिवन है, असेट्स
फीस। चलिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल फंड गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल फंड। अच्छा, कैपिटल फंड में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें या तो आपका सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। सरप्लस आता है तो उसे हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, डेफिसिट आता है तो उसे हम कैपिटल फंड में से लेस करते हैं। क्लियर? चलिए हमें यहाँ पर कैपिटल फंड दे रखा है कितना, 10,80,000 का। और फटाफट इसका ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे होगा। नेक्स्ट इसने हमें कहा है बिल्डिंग फंड हमारे पास ऑलरेडी कितने का है, 4,80,000 का। अब बिल्डिंग फंड है, स्पेसिफिक फंड है, लायबिलिटी साइड आएगा। चलिए बिल्डिंग फंड 4,80,000। और क्या दे रखा है, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। मुझे डोनेशन रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितने का है, 6 लाख। उसके बाद इसने कहा है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। वही वाली बात आ गई इन्वेस्टमेंट वाली। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड में ही ऐड किया जाएगा, चाहे वो मिला हो चाहे वो ना मिला हो। ठीक, 10% यहाँ की अगर हम बात करें तो 48,000 मिलना चाहिए। और इसने हमसे नीचे क्लियरली कहा भी है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज 48,000, मतलब एक्रूड कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल गया। तो उसे ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है, 48,000। ठीक है, चलिए और क्या कह रहा है ये। अब एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए पहले तो हम ये टोटल वाली बात कर लें, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो वो ऑब्वियस सी बात है लेस होगा। तो यहाँ पर हम पहले से टोटल कर लेते हैं। कैपिटल फंड को अभी नहीं करेंगे, अभी हम बिल्डिंग फंड को ही करेंगे। तो बिल्डिंग फंड में हमारा टोटल आ गया, ये आ गया 4 and 6, 10,80,000, 10,80,000। तो यहाँ पर मेरा बिल्डिंग फंड था 4,80,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 6 लाख एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 11,28,000। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी हमारा आ गया। नेक्स्ट इसने हमसे कहा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या है, हमारा एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिस पर खर्चा कितना हो गया, 3,60,000 का। अब 3,60,000 का अगर आपका खर्चा हो गया है बिल्डिंग बनाने में और आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग फंड इंक्लूड, मतलब आपके पास है अभी, तो ऑब्वियस सी बात है 3,60,000 हम यहीं से लेंगे। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्चा हो गया, 3,60,000। अब 3,60,000 अगर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे खर्च हो गया तो हम इसे यहाँ से टोटल हमने फंड कर लिया, उसमें से हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना बचा, 0, 8 में से 0 गया 0, 7,68,000। ठीक है, अब ये 7,68,000 हमारे पास क्या बचा, बिल्डिंग फंड। अब इसने आगे एक और चीज कही है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस। अच्छा, वैसे तो आपका ये अभी यहाँ पर इतना हो गया, बट अब ये कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी थोड़ा और करना बाकी है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ऐसा खर्च कर रहे हैं तो बिल्डिंग आपके लिए क्या है, एक असेट है। अगर 3,60,000 रुपए हमारे बिल्डिंग बनाने में खर्च हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 3,60,000 की बिल्डिंग एज अ असेट हमारे पास अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, या फिर ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी प्रोग्रेस में है। तो आप इसको और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे हमारे पास बन क्या रहा है, बिल्डिंग, बट वो अभी पूरी नहीं बनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है। तो कितने की बिल्डिंग अभी आपके पास बन गई,
60,000 की। इतना क्लियर? अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एक और चीज आएगी। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग बन गई इतने की, ठीक। अब आप एक बात देखिए, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल फंड कितने का था? 10,80,000 का, ठीक है। अगर कुछ सरप्लस होता तो मैं इसमें ऐड करती, कुछ डेफिसिट होता तो मैं इसमें लेस करती, ठीक। अब यहाँ पर मेरा इस ईयर में एक असेट बढ़ गया, कितने का? 3,60,000 का, जो अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा एक असेट बढ़ गया तो मेरे यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ गई। अभी तक मेरे पास कैपिटल के तौर पर कितने रुपीस थे? 10,80,000। अब उसमें 3,60,000 का एक और असेट जुड़ गया, जो कि नेक्स्ट ईयर एज अ कैपिटल फंड मेरे लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जो है हमारी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऐड। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा था, यहाँ पर आप लिख देंगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। कितने की है? 3,60,000। तो यहाँ पर हमारे पास अब कैपिटल फंड कितना हो गया? 3,60,000 ये हो गया 10,80,000। तो यहाँ पर इसे हम टोटल कर देंगे 8 and 6 1 4 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया 40,40,000 हमारे पास क्या हो जाएगी? कैपिटल फंड, ठीक है। तीनों में ही कुछ ना कुछ अलग था, इसलिए मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन कराए। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।